वेलकम बैक टू दी चैनल। आज से हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का। ठीक है, तो आप ग्रेविटेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले पार्ट में हम वेट, मास, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम फ्लूइड की बात करेंगे जिसमें हम बायनेंसी वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप ये लेक्चर देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठे, एक मूवी की तरह ना देखें मतलब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे कि एक मैग्नेट को अगर मैं आयरन के पास ले जाऊं तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ग्रेविटेशन का अगर मैं हिंदी अनुवाद बताऊं आपको तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है। किसके बीच में होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है और उस ऑब्जेक्ट में कुछ कुछ मास होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, इसमें कुछ मास है, इसमें कुछ मास है। इसका मास कह देते हैं m1 है, इसका मास m2 है। तो इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, इस यूनिवर्स में जिस जिस चीज के पास मास है वहां ये फोर्स प्रेजेंट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में मास है, क्या ग्रेविटेशन फोर्स उस पर प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं इस वक्त, क्या आपके और उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है? बिल्कुल है जी। ठीक है, क्या आप जो पेन लिख रहे हैं, जिस पेन से लिख रहे हैं, क्या उसके और आपके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है? बिल्कुल है। क्या आप जो आपकी मम्मी बगल में बैठी हुई है या पापा बगल में बैठे हुए हैं, क्या उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है? बिल्कुल है। ठीक है, तो जिस भी बॉडी में मास होगा, जिस भी बॉडी में मास होगा, क्या एयर के मॉलिक्यूल्स जो हवा में है, क्या उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है? बिल्कुल है जी। ठीक है जी, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं ताकि आप उस पर थोड़ा चिंतन कर सकें। ठीक है, सोच सकें। आपके पास ये आप हैं, आपके पास एक पेन है और ये हमारी अर्थ है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिसके पास मास है उधर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो मास इस पेन में भी है और आप में भी है, तो कुछ ग्रेविटेशन फोर्स इसके और आपके बीच में लग रहा होगा। अर्थ के पास भी कुछ मास है और पेन के पास भी कुछ मास है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच में भी लग रहा होगा। अगर आप पेन को छोड़ें तो तो पेन क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा, मतलब अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेगी। ऐसा क्यों होता है कि अर्थ ही इसको अट्रैक्ट करती है, आप इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? ठीक है, इसको आप सोचिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहा? हम ग्रेविटेशन फोर्स उसको कहेंगे जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा हो? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो। क्या लग रहा हो? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी किसको कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ड्यू टू देयर मासेस, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो तो हम उस फोर्स को ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? हमारी अर्थ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अर्थ और मून के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो क्योंकि दोनों के पास मास है तो उसको हम ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। अर्थ और सन के बीच में अगर लग रहा है तो उसको भी हम ग्रेविटी बोल सकते हैं। पर क्या मून और मार्स के बीच में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। उसको केवल क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल फोर्स कब बोलेंगे? जब अर्थ, दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमारा अर्थ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ये क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी। तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा और ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो किससे कर अट्रैक्ट कर रहा है? एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स है
masses, क्या है, which is directly proportional to the product of their masses. चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं. जो ये फोर्स लग रहा होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ठीक है, यहां तक समझ आ गया हमें. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब हमारा मास इंक्रीज होगा तब हमारा फोर्स इंक्रीज होगा. ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं. masses and inversely proportional to the square of distance between them. और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर डिस्टेंस के. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या बनी, तो पहली स्टेटमेंट क्या पढ़ी हमने कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का. ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूं, तो अगर मैं कंबाइन कर दूं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के. जब भी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कुछ कांस्टेंट आता है, तो इस केस में कांस्टेंट होगा हमारा कैपिटल G. F इज इक्वल टू में G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर. ठीक है, F इज इक्वल टू में G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर. ठीक है, अब इस G को हम क्या बोलते हैं, G होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं. जो कांस्टेंट हमने पढ़े हैं, जितने भी कांस्टेंट पढ़े हैं, ठीक है, वो हो सकता है किसी टेम्परेचर पे किसी प्रेशर पर चेंज हो जाए, पर ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G, ये पूरे यूनिवर्स में कैसा रहता है, सेम रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब मैंने आपसे कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था कि अगर आप पेन को ड्रॉप करें तो अर्थ की तरफ क्यों खींचा चला आता है. इसका जवाब मैं अब आपको दूंगा. अगर मैं दोनों का मास देखूं, किसका, आपका और अर्थ का, तो किसका मास ज्यादा है, अर्थ का मास हमसे बहुत ज्यादा है. ठीक है, अर्थ का मास हमसे, ये कोई मैन है तो अर्थ का मास हमसे बहुत ज्यादा है. तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट देखूं, किसका, अर्थ का और पेन का, और मैन के मास का और पेन का, तो किसका ज्यादा होगा, अर्थ और पेन के प्रोडक्ट का मास ज्यादा होगा एज कंपैरेटिवली हमारा कोई किसी इंसान ने जो होल्ड कर रखा है और पेन के मास से. इसलिए पेन हमेशा नीचे की तरफ खींचता है. ठीक है, तो कोई भी चीज अर्थ की तरफ क्यों गिरती है, इसी वजह से, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है. तो इसका मतलब जब भी प्रोडक्ट ऑफ मास ज्यादा होगा तो फोर्स मेरा ज्यादा होगा. और आर क्या इफेक्ट डालता है, हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू में G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर. अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है, अगर अभी डिस्टेंस r है, अगर इसी डिस्टेंस को मैं r की जगह 2r कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2r का स्क्वायर. अल्टीमेटली कितना हो गया 4r स्क्वायर. तो फोर्स मेरा कितना हो गया, 1/4 टाइम हो गया, मतलब 1/4 हो जाएगा जो पहले फोर्स था. अगर इसको मैं 3r कर दूं तो कितना हो जाएगा 1/9 टाइम हो जाएगा. इसका मतलब अगर प्रोडक्ट ऑफ मास मेरा ज्यादा है तो फोर्स मेरा इंक्रीज होगा, अगर r मैं इंक्रीज करूंगा तो फोर्स मेरा डिक्रीज होगा. यही हमने पीछे पढ़ा था. चलिए अब इसकी यूनिट पर आते हैं. इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ G. फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू में G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर. ठीक है, अगर इस G को निकालना है तो r स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा और m1 बाय m2 डिवाइड में आ जाएंगे. तो F इंटू r स्क्वायर बाय m1 इंटू m2 इज इक्वल टू में G. अब सबकी यूनिट आपको पता है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन. डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर. तो ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और केजी इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर. तो या तो हम इसको लिखेंगे nm स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर,
या हम इसको लिखेंगे nm² kg माइनस 2। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है जी की? जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 nm² kg माइनस 2। अब इसकी वैल्यू देखिए, अगर आप इसको ध्यान से गौर करें तो देखेंगे कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11, तो ये वैल्यू कैसी है? बहुत स्मॉल है। कैसी है? बहुत स्मॉल है। तो इससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो जी है ये बहुत वीक फोर्स है, ये बहुत वीक फोर्स है। इसलिए आम जिंदगी में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, पर ये कैसा फोर्स है? बहुत वीक फोर्स है, इसलिए इसको महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।